मैंने अपने दिल को तुम्हारे सामने खोलकर रख दिया है, कुछ भी गोपन नहीं रखा है। अगर मैं पत्थर होती तो 100 बार टुकड़े होकर भी तुम्हारे गले की शोभा बढ़ाती। अगर मैं एक नन्हा प्यारा फूल होती तो भी मुझे उसे तुम्हारे लिए कुचलने में दर्द नहीं होता। पर आह, यह तो मेरा दिल है, कैसे समझाऊं तुम्हें इसकी गहराई, इसका किनारा। तुम इसकी अथाह गंभीरता को पता नहीं समझते भी हो या नहीं, फिर भी तुम ही इसके स्वामी हो मेरे देव। हास और सुख तो तुम पहचान लेते हो, होठों की मृदु मुस्कान और तप्त अश्रु कणों में, पर ये तो मेरा प्यार है, इसकी आकांक्षाएं, इसकी विस्मृति, इसकी वेदना अथाह। मेरे प्रियतम, क्या वह कभी अपनी चिर थाह पा सकेगा? तुम कहोगे आखिर यह भावोच्छ्वास क्यों? पता नहीं क्यों तुम्हारी स्मृति के पुष्प को सजा संवार कर अपने प्राणों से जुड़ा सकी हूं। अंतर के अवगुंठन में, सांसों की मृदु हिलोर में तुम्हारे प्यार के पुष्प को मैंने बंद कर रखा है। कृपण के धन की भांति कांटे मुझे चुभे हैं, पर मैंने उन्हें अलग नहीं किया है। मेरा प्यार ही मेरा जीवन बन गया है। इसमें जरा सी भी ठेस लगती है तो मन व्याकुल हो जाता है। विषमता, रिक्तता का यह भार अब अकेले नहीं उठा पा रही हूँ। फिर तुम बताओ मैं क्या करूं? पता नहीं ये मेरा ही भावोच्छ्वास था या कहीं पढ़ा हुआ कुछ याद आ रहा था, पर यह सत्य था कि वह मेरे मन की स्थिति को पूरी तरह रेखांकित कर रहा था। ठाकुर के डिपार्टमेंटल टेस्ट होते रहते थे, इनके बहाने पढ़ाई अच्छी हो जाती थी। ऑफिस की और ड्यूटीज भी रहती थी। वैसे इम्तिहान जुलाई के पहले सप्ताह में होने वाले थे। कोर्स काफी था, पढ़ना भी बहुत था। इधर मेरे कॉलेज में परीक्षाएं खत्म हो गई थीं। अब कॉपी जांचने की बोरियत हो रही थी। पिछले साल तो ठाकुर ने मेरा काम बहुत सरल कर दिया था, पता ही नहीं चला कि कॉपी कब जज गई। इस बार पता चला कि अकेले बैठकर कॉपी जांचना भी कितनी बोरियत का काम है। बहरहाल इसके सिवाय और कोई काम नहीं था। मेरे आराम के दिन आए थे और ठाकुर के पढ़ने के। अम्मा कह रही थी तुम पहले से बहुत दुबली हो गई हो। जब ठाकुर यहाँ था तब तो तुम बिल्कुल ठीक थी। मुझे डर था कि बाई की तरह फूल ना जाओ। अब जब से गया है तो पता नहीं तुम्हें क्या होता जा रहा है। अब मैं उन्हें क्या बताऊं, बड़ी भोली हैं वे। जब देखो तब मन में जो बात आती है कह देती हैं। ये भी नहीं सोचती कि और कोई सुने तो क्या सोचे। सच, अम्मा बहुत अच्छी हैं। मुझे बहुत ही श्रद्धा है उन पर। वहां कलकत्ता के मकान की खोज जारी थी। कभी किसी और कभी किसी के साथ रहने का फैसला किया, किंतु सभी जगह कुछ न कुछ ऐसी बातें हुई कि यही तय रहा कि मकान अलग ही लेंगे। न्यू अलीपुर में एक मकान मिला। 4 फ्लैट थे एक ही बिल्डिंग में। ऑफिस के ही 4 लोगों ने चारों फ्लैट्स ले लिए। उनके नाम थे S.N. श्रीवास्तव, बलवंत सिंह, अमरनाथ गुप्त और ठाकुर स्वयं। घर दूर जरूर था पर जगह खुली थी और मकान नया बना था। इससे सबको पसंद आ गया। फर्स्ट डिपार्टमेंटल परीक्षा भी हो गई। कुल 27 प्रोबेशनर थे, जिनमें से 8 फेल हो गए थे। ठाकुर ने डिपार्टमेंटल क्लियर कर लिया। मन को संतोष हुआ कि चलो एक पड़ाव तो पार किया। सेकेंड डिपार्टमेंटल के बारे में लिखा है कि चिंता नहीं, क्योंकि तुम साथ होगी, साथ पढ़ेंगे, चाहे तुम्हें दिलचस्पी हो या ना हो। पहले की तरह तुम नोट्स बनाना और मैं पढ़ूंगा। अब छुट्टी लेकर कानपुर आने का प्रोग्राम बना।
मुझे हिदायतें दी गई कि मैं अम्मा के पास मिलूं। शनिवार की शाम बहन के घर जाएंगे, इतवार को दोस्तों से मिलेंगे और सोमवार पूरा दिन अपने लिए। बहुत सी बातें करनी है, जरूरी। यह जिंदगी का वह महत्वपूर्ण क्षण था जब लगता था कि अब इससे बेहतर और कुछ जीवन में होने वाला नहीं है। सुबह की सुनहरी धूप में छतें अभी भी नींद की खुमारी में डूबी हुई थीं। सामने बाग में लाल और बैंगनी बोगनविलिया के फूल धरती चूम रहे थे। चिड़ियां चहचहा रही थीं और पूरा माहौल शोर के बीच की मीठी चुप्पी जैसा शांत था। धीरे धीरे चलकर मैं कंपनी बाग के पार्क में आई। यहीं ठाकुर से मिलने की बात हुई थी। एक लंबी सांस खींचकर मैंने सारे आसपास के माहौल को आत्मसात कर लिया। उस समय वहां बाग में कोई नहीं था। ये पहला मौका था कि हम घर से बाहर किसी बाग बगीचे में मिल रहे थे। अभी तक तो बिरहाना रोड का हमारे ड्राइंग रूम का वह छोटा सा कमरा या फिर डीएवी कॉलेज से लौटते शाम के अंधेरे में गहराती वह लंबी सड़क ही हमारे प्यार की साक्षी थी। मैंने कलाई पर बंधी घड़ी पर नजर डाली। 9:30 बज रहे थे। कहाँ रह गए? 9 बजे आने को कहा था। जरूर किसी दोस्त ने पकड़ लिया होगा। एक लंबी झमाई लेते हुए मैंने बेंच के पीछे सिर टिका दिया। सामने से ठाकुर को आते देखा तो बालों को हाथ के एक झटके से पीछे फेंककर चढ़ते सूरज की पहली रोशनी में नहा उठी। आते ही पूछा, बोर हो गई क्या? कितनी देर से आई हो? नहीं तो, मैंने अपना इंतजार छिपाते हुए कहा। अच्छा, तो अब तुम सफाई से झूठ भी बोल लेती हो? इन्होंने हंसते हुए कहा। यदि बोर नहीं हुई तो और क्या हुई हो? सचमुच बता दो। वैसे बड़ी खूबसूरती से इस बोरियत को छिपाए हुए हो। पास ही बेंच पर बैठते हुए ठाकुर बोले। कुछ देर इधर उधर की बातों के बाद हम फिर खास बात पर आ गए। मैंने तुमको श्याम की चिट्ठी के बारे में लिखा था। हाँ, पर उसका तो तुम जवाब दे चुके हो, मैंने कहा। हाँ, मैंने बहुत कड़ा जवाब दिया था। एक बात और लिखी थी जो तुमको नहीं बताई। क्या? मैंने लिखा था कि जो लोग मेरे अपने होने का दम भरते हैं, क्या वास्तव में मेरे हैं? दुनिया में केवल एक चीज मेरे देखने में आ रही है और वह है स्वार्थ। जब तक आप किसी के काम आ सके तब तक वह ठीक, नहीं तो आपको कोई पूछ नहीं। तुम्हें ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, मैंने कहा। श्याम यदि भैया को बताएंगे तो उन्हें बड़ा दुख होगा। श्याम की चिट्ठी पढ़कर मेरा मूड ऑफ हो गया था। उसी रो में मैंने लिख दिया। ठाकुर ने कहा, अब क्या करोगे? मैंने पूछा। करेंगे क्या? बात पूरी तरह गलत भी नहीं है। ऐसा कैसे सोच लिया? कल स्टेशन पर ही भैया ने फिर शादी की बात छेड़ दी। ये नहीं सोचा, इतने दिन बाद आया हूं, घर तो पहुंचने दो। कहने लगे, अम्मा से कहकर कुंडली दिलवा दो। मैं तुमसे बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जौनपुर वाला संबंध अच्छा है और लड़की भी पैसे वालों की है। अपने यहाँ भी बेटियां हैं, ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए। एक संबंध अच्छा हो तो आगे भी अच्छे संबंध मिलते हैं। मैंने कहा, भैया ने ऐसा कहा। वे तो कभी पैसे को महत्व नहीं देते थे। हाँ, उन्होंने ही कहा। भैया ने भी आखिर अप्रत्यक्ष रूप में इशारा कर ही दिया और पैसे को महत्व दिया। ये बोले, सब जानते बूझते उन्हें ऐसा कहना तो नहीं चाहिए था। उन्हें हमारे बारे में पता नहीं है, यह बात तो वे बोल ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी चिट्ठियां रोज आती हैं, यह वह जानते हैं। तुम्हारे बारे में कुछ पूछना हो तो मुझे अक्सर बुलवा भेजते हैं। उन्हें इतना तो मालूम होना ही चाहिए कि कोई लड़की किसी को ऐसे ही चिट्ठी नहीं लिखती है, मैंने बताया। हम कुछ देर चुप बैठे रहे। फिर मैंने पूछा सांस रोककर, तुमने क्या जवाब दिया? जवाब क्या देना था,
मैंने कह दिया कि हमारे व्यापारिक संस्कार जरूर हैं, पर हमने कभी पैसे के बारे में सोचा नहीं। भैया की प्रतिक्रिया क्या थी? मैंने फिर कहा, तुमने तो बड़ा कड़ा जवाब दे दिया। मुझसे कुछ बोले नहीं, तब से बोल भी नहीं रहे हैं। बातचीत बंद है। इनकी आवाज में तलखी थी। भैया के ना बोलने से मन में जो ज्वार था उसका उफान साफ दिखाई दे रहा था। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैंने पूछा। कुछ रुककर ठाकुर बोले, तुम भैया को विश्वास में लेकर ये कह दो कि तुम मुझसे नहीं किसी और आदमी से शादी करना चाहती हो, तो ये सारा बवंडर जो उठ खड़ा हुआ है खत्म हो जाएगा। मैं अवाक ठाकुर का मुंह देखती रही, फिर बोली, ये झूठ नहीं होगा। तुम समझती क्यों नहीं हो? हम इतना आगे बढ़ चुके हैं कि हमारा एक भी गलत कदम बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। हर तरह की सावधानी हमें रखनी चाहिए। कहीं किसी के मुंह से कोई बात निकल न जाए, कहीं कोई ऐसी बात न करना जिससे बात फैलने का अंदेशा हो। तुम भैया को जानती नहीं हो, नाराज होने पर वह स्वयं को मार भी सकते हैं। इन्होंने कुछ चिढ़ते हुए से कहा, अधर में लटकी बात का कोई किनारा नहीं होता, और अभी तक मैंने और तुमने कभी हाँ भी नहीं कहा और ना भी नहीं कहा। सदैव यही कहा है कि डिपार्टमेंटल टेस्ट पास करने के बाद ही शादी करेंगी। किसी ने पूछा तो सदैव यही कहा कि अभी नहीं करनी है। किससे करेंगे या नहीं करेंगे ये तो कभी नहीं कहा, ना इनकार ही किया है। मैंने समझाते हुए कहा, जिंदगी में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से कड़वाहटें भर जाती हैं। इन कड़वाहटों से जब तक हम बच सके क्यों न बचें, ये मेरा सिद्धांत है, और मैं तुमसे शादी करने से इनकार तो नहीं कर रहा हूँ। इन्होंने तनिक तेजी से कहा, कल को भैया कहेंगे चलो कोई लड़की देख लो, तो तुम तो लड़की देखने भी चल दोगे। मुझे भी गुस्सा आ गया। हम इस तरह कब तक डरते रहेंगे? देखने का मतलब करना तो नहीं है। ठाकुर बोले, उस समय मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा दिल मुट्ठी में रखकर मसल दिया हो। नीरज की कुछ पंक्तियां मुझे याद हो आईं। अनजान यह नगर है, अनजान ये डगर है, न चढ़ाव का पता है न ढलाव की खबर है। सब कह रहे मुसाफिर चलना संभल संभल कर, लंबा बहुत सफर है, छोटी बहुत डगर है। चढ़ते सूरज की रोशनी अंगार लगने लगी थी। ऐसा लगा मानो पास आती खुशी हाथों से फिसल गई रेत की तरह, और जिंदगी डगर से हट गई हो। हम वापस लौट पड़े, किंतु वापसी का रास्ता बड़ा संजीदगी से भरा था। इसके बाद भी हम मिलते रहे। घर में भैया इनसे बात नहीं कर रहे थे। अम्मा भी रूठी रूठी सी थी। इस कारण ठाकुर का मन बहुत उदास था। हमेशा हंसते रहने वाले चेहरे पर उदासी, फीकापन अच्छा नहीं लगा। मन कचोट उठा। प्यार तो बलिदान मांगता है, त्याग मांगता है। मैं इतनी स्वार्थी कैसे हो गई? और मैंने लिखा, रात के 12 बजे हैं, नींद नहीं आ रही है। तुमने बताया कल तुम्हें देखने कुछ लोग आ रहे हैं और फिर तुम किसी को देखने जाओगे। बहुत सी बातें तुमने कल भी कही थी। इन बातों को मैं भूलना चाहती हूँ पर भूल नहीं पाती। तुमने बार बार मुझसे कहा कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। तुम्हारे मन में ये बात जरूर मन के किसी कोने में छिपी है कि तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया और मैं तुम्हारा कुछ भी ख्याल नहीं रखती। कल ही नहीं, पहले भी तुम कई बार ये बात कह चुके हो, बिना इस अंदाज के कि तुम्हारे इन शब्दों से मुझे कितनी चोट पहुंचती है। कैसे मैं दूर करूं तुम्हारे इस ख्याल को? तुमने मेरे साथ बड़ा एहसान किया है, कैसे मैं चुकाऊं उसे? कोशिश तो 1000 करती हूँ पर चुका नहीं पाती।
मुझे लगता है तुम्हारे दिल में जरूर ये भावना कचोटती है कि फंस गया कहां से इस चक्कर में। मॉरलिटी के चक्कर में पकड़कर तुम एक बार पकड़े हाथ को छोड़ना भी नहीं चाहते। इसी से मन ही मन बुड़बुड़ाते रहते हो। अगर मैं ऐसा सोचूं तो शायद गलत नहीं होगा। बहुत कुछ प्रलाप कर गई, एक पागल का प्रलाप समझकर ध्यान नहीं देना। पर एक बार फिर तुमसे कहूंगी, तुम फिर से अपने निर्णय को देख लो। तुम विवाह कर लो। माँ को खुश करने के लिए, समाज के लिए तुम्हें भैया की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें उनके साथ रहना है। तुम स्वतंत्र नहीं हो। माँ का बंधन, भाई का प्यार और समाज का देना पावना तुम्हें चुकाना है। हाँ, एक बात जरूर कहूंगी, मुझे तो प्यार की परवाह भी नहीं थी, खबर भी नहीं थी। जैसी भी थी मस्त थी। क्यों तुमने इस नई चाह को जगा दिया? उबारने चले थे मुझे, तो क्यों इस आग में ढकेल दिया? अब मैं क्या करूं? मेरा सारा धैर्य, साहस, संयम, संतोष खो गया है। सच, ठाकुर, मैं पागल हो उठती हूँ जब मैं पहाड़ से लंबे जीवन को याद करती हूँ, जिसमें ना कोई रस होगा ना जीवन। केवल मैं रहूंगी पत्थर की दीवारों से सिर धुनने। तुमने कहा मैं भी शादी कर लूं, पर तुम ही बताओ, मैं नारी होकर ऐसा कैसे कर सकती हूं? तुम जैसे भी हो, मुझे प्रिय हो। कोशिश करती हूं तुम्हें भूलने की, पर भूल नहीं पाती। तुम कहोगे इसमें बाधा ही क्या है, पर मेरा मन तो इसे पाप कहेगा, और मैं इसे कैसे सहन करूंगी? तुम्हें वरण किया है मैंने, याद है वह माला परिवर्तन? तुम शायद उसे भूल जाओ, पर मेरे पास तो वही एक संबल है, पाप पुण्य की सीमा निर्धारित करने वाला। कैसे भूलूं मैं उसे? फैसला तो एक ना एक दिन करना ही था, चाहे फायदे का हो या नुकसान का। और ये फैसला करके मैंने जिंदगी को हवा के रुख पर छोड़ दिया, पर रात भर सो नहीं सकी। दूसरे दिन नहा धोकर कॉलेज जाने के लिए तैयार हुई तो देखा ठाकुर हमारे घर की ओर ही आ रहे थे। ऊपर आए तो मैंने पूछा, आप गए नहीं? ठाकुर ने जवाब दिया, मंजिल तो यही थी, फिर मैं जाता कहां? मैं इन्हें देखती रह गई। कल इतना सब कुछ होने के बाद अब फिर क्या? ठाकुर फिर बोले, मैं अपने दिल की बात कहने में हर्ज नहीं समझता। तुम्हारा कहना मानकर मैंने भैया को हाँ तो कह दी, और तुम्हारे यहां से वापस पहुंचने पर अम्मा को भी बतला दिया। पर अब मेरा निश्चय फिर बदल गया है। यदि मेरी शादी हो भी जाती तो ये निश्चित समझो कि मैं पागल हो जाऊंगा। मैं कुछ बोलने को हुई तो मुझे हाथ के इशारे से रोककर कहा, आज मुझे सब कुछ कह लेने दो। तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान करने को तैयार हो, और मैं पुरुष होता हुआ भी कायरता दिखला रहा हूं। तुम अगर तैयार हो तो चलो हम लोग सिविल मैरिज कर लें। घर के वातावरण के बारे में जान लेने के बावजूद तुम ऐसा कह रहे हो। जिंदगी भर मैंने तुमसे इन बातों की चर्चा नहीं की और उन्हें अपने जहन की काल कोठरी में इतना पीछे धकेल दिया था कि मैं खुद भी याद रखना नहीं चाहती थी। लेकिन कहते हैं दिलों के घाव अमर बेल की भांति लतर पर लतर फैलते जाते हैं, या कैंसर की भांति शाख दर शाख बढ़ते हैं। इसलिए तुम्हारा हक बनता है उन्हें जानने का। इससे पहले तो तुमने ऐसी बात नहीं की? इन्होंने पूछा। ना करने का एक कारण तो ये था कि हम उन लोगों से जिन्हें हम प्यार करते हैं कुछ बातें छुपाना चाहते हैं कि उन्हें दुख ना हो, और फिर डर भी रहता है कि वह इन बातों को जानकर कहीं हमसे दूर न चले जाएं। मैंने कहा, तुम बताना ही चाहती हो तो चलो ये भी हो जाए। इन्होंने हंसकर कहा।
तुम सभी बातों को हंसकर नहीं उड़ाओ, मैंने संजीदगी से कहा। ये एहसास कि मेरे और तुम्हारे बीच कुछ गोपन है। सारी उम्र धूप और बारिश में भीगती मेरी आत्मा को हमेशा सालता रहेगा। शब्दों को आकार देने से तुम्हारी आत्मा को चैन मिलता है तो चलो ये भी हो जाए, इन्होंने कहा। अकेलापन मेरी थाती बन गया है, क्या इसे खत्म किया जा सकता है? मैंने पूछा। तुम्हारे अंदर जो अकेलेपन का एहसास है उसको खत्म करने के लिए ही तो मैंने हाथ पकड़ा है, इनका उत्तर था। पर मेरी और तुम्हारी उम्र में भी तो अंतर है। उम्र के इस अंतर को, इस फासले को, इस गैप को खत्म नहीं किया जा सकता है। इसका क्या करेंगे? ये तो उम्र के साथ घटेगा नहीं बल्कि बढ़ता ही जाएगा, मैंने पूछा। दिलों की दूरी ना हो तो उम्र की दूरी क्या करेगी? मैं इस बात को जानता हूं, और जहां तक लोगों के हंसने या जानने का सवाल है, पहली बात तो कोई पूछेगा ही नहीं, उन्हें इस सब से क्या मतलब, और यदि पूछेगा तो तुम अपनी उम्र 1 साल बाद की बता देना। बड़ा सहज उत्तर था ठाकुर का। इसके आगे मैं क्या कहती। इनकी जिंदगी में मुझे मेरी जगह मिल गई थी। चेहरा उठाकर ठाकुर को अपने ठाकुर की आंखों में देखा।